तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोग प्राचीन इतिहास को मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कंटिन्यू किए हुए हैं और पिछले लेक्चर से हम लोग नवपाषाण काल पर डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि नवपाषाण काल वह काल है जो मानव इतिहास का एक भूचिन्ह साबित होता है। कई रूपों में कई सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं जिसकी निरंतरता और परिवर्तनीयता हमें वर्तमान तक देखने को प्राप्त होती है। पिछले लेक्चर हम लोगों ने तकनीकी विकास के कारण जो बदलाव होते हैं उन बदलावों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया जो मुख्य परीक्षा के एक पूरा प्रश्न है। आज हम लोग बात करेंगे इनकी सामाजिक स्थिति की और इनकी संस्कृति की। और सामाजिक स्थिति के सिर्फ एक बिंदु से ही मुख्य परीक्षा का एक पूरा प्रश्न बन जाता है कि क्या नवपाषाण काल में सामाजिक विभाजन के पुट मौजूद थे, अस्तित्व में थे, तो उनको आप प्रमाण सहित दर्शाइए या दिखलाइए। सामाजिक विभाजन क्या होता है मैं आगे डिस्कशन करूंगा। फिर उनके संस्कृति को भी लेकर के हम लोग देखेंगे कि इनकी संस्कृति में कौन कौन से गुण समाहित हो गए थे जिसे आज भी हम लोग देख सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि निरंतरता भी रही और परिवर्तनीयता भी रही, कुछ परिवर्तन भी होते रहे। तो बेसिकली दो बिंदुओं पे हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो पहला हम लोगों का होगा इनकी जो सामाजिक स्थिति थी उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और फिर दूसरा जो बिंदु होगा हम लोगों का उनकी सांस्कृतिक स्थिति पे डिस्कशन करेंगे। दो बिंदुओं पे इनका जो भौगोलिक वितरण वाला है वो हम लोग लास्ट टॉपिक में लेके आएंगे। बेसिकली 2 पॉइंट उसमें हमें समझाना है इनके भौगोलिक वितरण को। और जो चौथा जो बिंदु होगा नवपाषाण काल को हम नवपाषाण कालीन क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसे हम लोग लास्ट लेक्चर में देखेंगे। सामाजिक स्थिति में 2-3 बड़े बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक बदलाव हमें देखने को मिलता है सामूहिकता का विकास होता है। सामूहिकता का विकास मैंने बताया कि ये सामूहिकता सीधे सीधे जुड़ा हुआ है किससे? अस्थायी निवास से। जब अस्थायी निवास होगा तभी आप के अंदर सामूहिकता का गुण होगा और यही अस्थायी निवास सामूहिकता के साथ साथ सामाजिकता की ओर हमें लेकर के जाता है और यही सामाजिकता फिर हमें सामाजिक स्थिति में देखने को प्राप्त होती है। क्या होती है सामाजिकता? अक्सर आप लोग सुने होंगे कि अरस्तु का एक कथन है कि मनुष्य अगर समाज में नहीं है, समाज से अलग रह रहा है, तो फिर वो मनुष्य न होकर के एक देवता है या पशु है। सामाजिकता का सीधा सा मतलब है कि हम लोगों से मिलजुल करके उनके सुख दुख में या अपने सुख दुख में लोगों को हम कितना शामिल करते हैं या दूसरा व्यक्ति हमें अपने सुख दुख में कितना शामिल करता है, सामाजिकता का पूरा निष्कर्ष ही निकल करके आता है। जब हम बोलते हैं कि हम सामाजिक इंसान हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि हम लोगों के सुख और दुख में हम हाजिर होते हैं और अपने सुख दुख में भी लोगों को हम हाजिर करते हैं। यही होता है सामाजिकता। जब हम समाज को देख करके कोई कदम उठाते हैं तो ये होती है सामाजिकता। जब हम समाज के लिए कोई कदम उठाते हैं तो ये होती है सामाजिकता। आज अगर देखा जाए तो सामाजिकता को हम 3-4 रूपों में देख सकते हैं। किस रूप में? बीमारी के रूप में देख सकते हैं, मृत्यु के रूप में देख सकते हैं, शादी ब्याह के रूप में देख सकते हैं या किसी उत्सव के रूप में देख सकते हैं या फिर हम इसे खेल के रूप में देख सकते हैं। मुख्य तौर पे बीमारी मतलब कोई बीमार है तो हम उसके पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं उसका हालचाल लेने के लिए, ये सामाजिकता गुण है। अगर आप जाते हैं तो माना जाएगा अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं, आपके अंदर सामाजिकता के तत्व मौजूद है। किसी की मृत्यु होगी, आप वहां जा रहे हैं कि नहीं, मृत्यु में शामिल हो कर नहीं, उनके अंतिम संस्कार में दुख संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, उनके परिवार के लोगों के साथ शादी विवाह में आप जाते हैं या नहीं जाते हैं। कोई उत्सव होता है, फंक्शन होता है, उसमें आप लोगों से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। खेल कूद का जो भावना होता है, एक जगह जब खेलते हैं तो वहां भी लोग इकट्ठा होकर खेलते हैं, वो भी एक सामाजिकता का एक गुण माना जाता है, खेल कूद। अगर हमें इस काल में सामाजिकता को देखना होगा तो हमें इन चीजों में देखना होगा कि ये चीजें यहाँ पे मिल रही कि नहीं नवपाषाण काल में। अगर मिल रही है तो माना जाएगा कि यहाँ सामाजिकता का विकास हो रहा है, सामूहिकता की भावना विकसित हो रही है और पाया जाता है। हम देखते हैं कि इस कालखंड में सामाजिकता के तौर पर कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है बुदिहाल। बुदिहाल इस स्थल से सार्वजनिक भोज का प्रमाण मिलता है। सार्वजनिक भोज का प्रमाण मिलता है। सार्वजनिक भोज समझ रहे ना, एक साथ मिलकर के दावत जिसे बोलते हैं हम लोग, सार्वजनिक दावत, दावत का प्रमाण मिलता है। कहां से? कर्नाटक के बुदिहाल से मिलता है, जो यह बात प्रमाणित करता है कि अब इस काल में लोगों के अंदर सामूहिकता की भावना का भी विकास हो चुका था।
लोग एक दूसरे पर निर्भर हो रहे थे। सामूहिकता की भावना, सामाजिकता का मतलब एक दूसरे पर निर्भरता भी होता है, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे पर निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भरता। और यह निर्भरता हमने कई जगह देखे, बीमारी में, मृत्यु में, इसीलिए जाते हैं ना, हम जाएंगे वक्त जरूरत पे ये काम आएंगे, हम वक्त जरूरत पे काम आएंगे, तो ये निर्भरता के रूप में ही चीजें नजर आती। तो माना जाता है कि नवपाषाण काल के लोग अब एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे, और निर्भर इसलिए रहने लगे क्योंकि अब एक बस्ती में रहने लगे। मैंने अभी बोलते हैं नहीं हमारे बगल में है, गाँव में है, तो फिर काम तो पड़ेगा ही। ऐसी कहावत भी आप सुने होंगे कि अगर पड़ोस में है तो काम पड़ेगा ही लाइफ में कोई ना कोई। इस वजह से कहते हैं पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना के रखें, या जिस मोहल्ले में है, जिस गांव में रह रहे हैं, जिस रिश्तेदारी में है, आप सबके साथ अच्छे संबंध बना के रखें, क्योंकि वक्त जरूरत पे काम पड़ता रहता है। तो यहाँ पे पाया गया कि इस काल में कर्नाटक में बुधिहाल नामक स्थान पर सार्वजनिक भोज के साक्ष्य प्राप्त होना यह दर्शाता है कि इस काल के लोगों में सामूहिकता की भावना का विकास हो चुका था, एक जगह रहने लगे थे, एक दूसरे पर निर्भर हो गए थे, वक्त जरूरत पे एक दूसरे के काम आते थे। तो पहली चीज जो नजर आती है हमें क्या, सामूहिकता का विकास, जो इस काल में एक क्रांति के तौर पे आई थी, क्रांति के तौर पे आई थी। अब ऐसी गतिविधियां हमें देखने को यहाँ मिलने लगती है जो यह बताती है कि इस काल के लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे, एक दूसरे पर निर्भर थे, वक्त जरूरत पे एक दूसरे के काम आते थे। नंबर 1। नंबर 2 है कि इस काल में दूसरी चीज देखने को मिली कि जो बूढ़े लोग रहे, वृद्ध लोग रहे, और जो स्त्री रही, स्त्रियां, इन पर काम का दबाव कम हो गया, काम का दबाव कम हुआ। इससे पहले के कालखंड में क्या होता था कि जो स्त्रियां और बूढ़े रहते थे, इन्हें भी कुछ ना कुछ काम करना होता था। कारण यही था कि काम करेंगे तो खाएंगे, तो थोड़ा ऐसे ही कुछ ना कुछ इन्हें करना होता था। लेकिन इस काल में जब खेती का प्रारंभ होता है, कृषि के प्रारंभ ने अनाजों को जन्म दिया। जब अनाज का जन्म हुआ तो इन लोगों को कह दिया गया कि अब आपके ऊपर काम का दबाव कम हो गया, क्योंकि खेती से इतना अनाज पैदा हो जा रहा है कि आप लोग नहीं भी करेंगे तो भी आप लोग खा लेंगे। तो बूढ़े और स्त्रियों पर से जो काम का दबाव हुआ, इस काल में कम हुआ। इन लोगों को क्या मिल गया, अवकाश मिल गया। किसको मिल गया अवकाश, बूढ़े और स्त्री लोगों को अवकाश मिल गया, रेस्ट मिल गया, आप घर में रहने लगे हो। तो ये लोग घर में रह के ऐसा नहीं कि बिल्कुल निठल्ले हैं, काम नहीं करेंगे। अब ये घर में रह रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें नजर आएंगी, जैसे कि इनके अंदर धर्म जैसी भावना आएगी। घर में बूढ़े लोग हैं, ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ने के लिए दुआ कर रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, फले पुते आगे बढ़े। तो यहाँ से अवकाश ने धर्म को जन्म दे दिया। कहते हैं कि सबसे धार्मिक व्यक्ति वही है जिसके पास अवकाश है, रेस्ट है, तभी तो ईश्वर की उपासना में लगा हुआ है। जो व्यस्त है वो दूर रहता है। तो अवकाश ने धर्म को जन्म दिया, और इसी अवकाश ने कई प्रकार की संस्कृतियों को भी जन्म दिया, है ना। अब ये बूढ़े हैं तो घर में गाइड करेंगे, ऐसे नहीं बोला जाता है, ऐसे खाया जाता है, ऐसे बैठा जाता है। तो अवकाश ने व्यक्ति को धर्म और संस्कृति की तरफ आगे ढकेल दिया, उनको धर्म और संस्कृति के गुण पैदा कर दिए। तो बूढ़े और जो स्त्रियां रही, वृद्ध वो स्त्रियां, इस काल की एक प्रमुख चीजें रही कि इनको मिल गया अवकाश, काम का बोझ कम हो गया। उसका कारण क्या था, खेती, खेती से होने वाले अतिरिक्त अनाज। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है सामाजिकता का, कि यहां पे सामाजिक विभाजन को बल मिला, सामाजिक विभाजन को बल मिला। सामाजिक विभाजन का सीधा सा मतलब था यहां पे कि एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जो सरदार था या बाकी लोगों से ज्यादा उसके पास अनाज होता था। कुल मिलाकर के एक उच्च वर्ग जिसे हम बोल सकते हैं, और बाकी एक दूसरा वर्ग बन गया साधारण वर्ग। इसी को बोलते हैं सामाजिक विभाजन, जिसे आज हम लोग बोल सकते हैं वर्ग विभाजन। आज के परिप्रेक्ष्य में वर्ग विभाजन, वर्ग विभाजन का सीधा सा मतलब जिसे हम बोलते हैं कि एक गरीब वर्ग है और एक अमीर वर्ग है। एक्चुअल में यही से वर्ग विभाजन सामाजिक विभाजन से ही जन्म लेता है। समाज दो भागों में बढ़ गया, सामाजिक विभाजन सीधा मतलब समाज का एक वर्ग ऐसा हो गया जो अपने आप को बताया कि सर्वश्रेष्ठ है, हमारे पास अनाज बहुत ज्यादा है, ढेर सारे खेती पर हमारा अधिकार है। एक वर्ग ऐसा हो गया साधारण जो पैदा कर रहा है, खा रहा है, अपना लाइफ जी रहा है। ये पूरा मुख्य परीक्षा का प्रश्न है। नवपाषाण काल में सामाजिक विभाजन को समझाइए प्रमाणों के साथ। तो कहते हैं कि नवपाषाण काल में सामाजिक विभाजन को भी बल मिला, और इसके कई साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। कई साक्ष्य ऐसे देखने को मिलते हैं जो एक स्पेशल, एक विशेष वर्ग की ओर संकेत करता है, जो बाकी लोगों से भिन्न है, साधारण वर्ग के लोगों से भिन्न है।
पॉइंट टू पॉइंट आप समझिए मैं क्या क्या बात कर रहा हूं। देखिए, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, सामाजिक विभाजन को बल मिला तो इसका कारण हम क्या कह सकते हैं, प्रमुख कारण वही मैंने बताया, उत्पादन। सीधा सा मतलब कि एक वर्ग के पास जब उत्पादन हुआ तो एक वर्ग के पास उत्पादन के ढेर सारे संसाधन इकट्ठा हो गए, यानी उत्पादन के संसाधनों पे उसने कब्जा करना शुरू कर दिया कि ये हमारा होगा, और उसके पास ज्यादा संसाधन हो गए और बाकी के लोगों के पास ज्यादा संसाधन नहीं रहे, सामान्य रूप से साधारण संसाधन साझे थे। जिसके पास ज्यादा संसाधन हो गया वही हो गया विशेष वर्ग, यानी उत्पादन के साधन पे हम कहते हैं कि संसाधन, उत्पादन के संसाधन अधिक 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 होना, किसके पास, एक व्यक्ति के पास, एक वर्ग के पास, और यही वर्ग हो गया हमारा विशेष वर्ग, और बाकी के लोग क्या हो गए, साधारण वर्ग। तो समाज दो भागों में बढ़ गया, साधारण और विशेष। इसी को बोला जाता है सामाजिक विभाजन। जब समाज विभाजित हो जाए दो वर्गों में, एक वर्ग ऐसा हो जाए जो विशेष वर्ग हो, जिसके पास विशेष अधिकार हो, ज्यादा शक्तियां हो, ज्यादा संसाधन हो, और एक वर्ग ऐसा हो जाए जो साधारण हो, जिनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं, कोई ज्यादा संसाधन नहीं। इसे वर्तमान भारत में आज हम लोग देखेंगे तो अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास सबसे ज्यादा संसाधन, सबसे ज्यादा शक्तियां, सरकार उनके कंट्रोल में, बाकी के जो लोग हैं साधारण वर्ग है। बस वही चीज यहाँ पे था, एक वर्ग ऐसा हो गया। अब इसके प्रमाण पे हम लोग डिस्कशन करते हैं एक एक प्रमाण पर। तो प्रमाण क्या है, प्रमाण सामाजिक विभाजन के। नंबर 1 हम इनके प्रमाण को मकानों के रूप में देखते हैं। मकान दो तरीके के बने होते हैं। हम देखते हैं कि ज्यादातर जो मकान बना हुआ है वहां पे, जो ज्यादा मकान बना हुआ है वो मकान मिट्टी का बना हुआ है, वो भी कौन सी मिट्टी, पीली मिट्टी, पीली मिट्टी का लेप लगा हुआ सॉरी मकानों पर, और मकान बने हुए सरकंडे के। सरकंडा समझ रहे हैं कि लकड़ी होता है, लकड़ी का मकान बना हुआ, उस पर पीली मिट्टी से लेप लगाया गया है। अभी भी अफ्रीका के जनजातियों के पास, जनजाति एरिया में जाएंगे तो ऐसे मकान वहां देखने को मिलते हैं, लकड़ी के बने हुए मकान है, तो पीली मिट्टी का लेप लगाया हुआ है। और यह जो मकान है सामान्यतः आयताकार है, आयताकार है। ज्यादातर मकान ऐसे मिले हैं कि सरकंडे लकड़ी के बने हुए, पीली मिट्टी का लेप लगा हुआ है और आयताकार मकान है। लेकिन एक दो मकान ऐसे पाए गए जो आयताकार न होकर के इनका आकार है गोलाकार, गोलाकार। और कहा जाता है कि यह जो गोलाकार मकान है एक्चुअल में यह सरदारों का मकान होता था, सरदारों का मकान होता था। और यह सरदार कौन है, समाज का एक विशेष वर्ग है। और ये ज्यादातर मकान ऐसे हैं आयताकार, तो किसके हैं, ये साधारण लोगों के मकान है, साधारण लोगों के मकान है। तो यह दर्शाता है कि समाज में दो प्रकार के लोग थे, एक साधारण लोग थे, ज्यादातर मकान आयताकार मिले हैं, लेकिन समाज में कुछ विशेष लोग भी थे जिनका मकान आयताकार न होकर के गोलाकार मकान था, जो यह दर्शाता है यह समाज का एक विशेष व्यक्ति रहा होगा, विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति रहा होगा, जिसे सरदार कहा गया। तो कहा जाता है कि समाज में सरदार और साधारण लोग, सामाजिक विभाजन नजर आया यहाँ पे। एक व्यक्ति ऐसा है जिसका मकान गोला है, अपने आप को विशेष दर्शाने वाला मकान है, एक विशेषाधिकार वर्ग को दर्शाता है। बाकी लोगों के मकान आयताकार है, मिट्टी के बने हुए, पीले मिट्टी के लेप लगे हुए बने हैं, सरकंडे का मकान है जो साधारण लोग दर्शाता है। तो मकानों के रूप में हमें सामाजिक विभाजन देखने को मिला। दूसरी पॉइंट नंबर 2 देखिए, दूसरा धान्य कोठारों की स्थिति, धान्य कोठारों की उपस्थिति, सॉरी उपस्थिति। ये धान्य कोठार यह दर्शाते हैं जहां पे अनाज रखा जाता था खूब ज्यादा ला करके। तो कहा जाता था एक्चुअल में धान्य कोठार सरदारों के ही होते थे। ये सरदार क्या करते थे, अनाजों की वसूली करते थे, अनाजों की वसूली करते थे और वसूली करके धान्य कोठारों में जाकर के रखते थे। ये क्षेत्रीय सरदार होते थे जो वसूल करके धान्य कोठारों में रखते थे, यानी उनके पास अनाजों के लिए एक बड़ा सा धान्य कोठार होता है जिसमें अनाज रखते थे। बाकी लोगों के पास ये धान्य कोठार नहीं पाया गया, कुछ ही लोगों के पास धान्य कोठार पाए गए, जो माना गया कि वो क्षेत्रीय सरदार थे जो लोगों से धान्य वसूल करके, अनाज वसूल करके वहां पे कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे। जो यह दर्शाता है कि समाज में दो लोग रहे, एक साधारण लोग रहे जिनके पास धान्य कोठार नहीं था, दूसरा था विशेष लोग जो क्षेत्रीय सरदार रहे, उनके पास धान्य कोठार था। क्षेत्रीय सरदार रहे, उनके पास धान्य कोठार था। यानी कहने का सीधा सा मतलब कि ये सामान्य लोग रहे और ये मुखिया रहे, मुखिया तंत्र की ओर दर्शाता है। जैसे कि उस गांव का मुखिया जो लोगों से अनाज वसूल करके अपने यहां रख रहा है।
तो मुखिया तंत्र की वो दर्शाता है। इसका सीधा मतलब सामाजिक विभाजन था। यहाँ पे समाज दो वर्गों में बटा था, सामान्य लोग और मुखिया तंत्र लोग। मैंने वहाँ मकान के रूप में देखा, धान कोठारों के रूप में भी वो चीजें स्थिति होती है कि एक मुखिया वर्ग रहा होगा, बाकी समान लोग रहे होंगे। ये मुखिया वर्ग के पास धान कोठारों को सही दर्शाती है कि इसने लोगों से अनाज वसूले और अनाज वसूल करके धान कोठारों में कलेक्ट किए। ठीक, दूसरी चीज आइए, तीसरा चीज इनके शवाधान की पद्धति से भी स्पष्ट होता है कि समाज दो वर्गों में विभाजित था। शवाधान की पद्धति, कहा जाता है कि जो कुछ शव रहे, कुछ जो शव थे उनके साथ कुछ विशेष चीजें दर्शाई जाती थी, जैसे सीप हो गया, सीप की चूड़ियां दर्शाई हुई मिली हैं कुछ शव में, सभी शव में नहीं। कुछ शवों के साथ कुछ विशेष चीजें दफन कर दी जाती थी, जिसमें सीप की चूड़ियां, सीप एक कीमती चीज होती थी। तो माना गया कि एक्चुअल में ये जो सीप की चूड़ियां हैं उन्हीं शवों के साथ दफनाए जाते थे जो धनी वर्ग के लोग होते थे, धनी वर्ग के लोग होते थे, जिससे यह पता चलता है कि समाज में एक धनी वर्ग भी था। और मैंने बताया कि यह धनी वर्ग कौन किस रूप में आता है, सरदार के रूप में, मुखिया के रूप में, है ना, क्षेत्रीय सरदार के रूप में, इस रूप में आता है। तो शवाधान की पद्धति भी सामाजिक विषमता को दर्शाती है इस काल में, कि इस काल में सामाजिक विषमता विद्यमान था। तो अगर पूछा जाए कि क्या नवपाषाण काल में सामाजिक विभाजन के तत्व मौजूद थे, या नवपाषाण काल की सामाजिक विषमता को आप कहां तक देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, तो कम से कम आपको इन 3 बिंदुओं को दर्शाना होगा। और ये 3 बिंदु जो है ये स्पष्ट करेंगे कि इस काल में सामाजिक विभाजन को बल मिला। सामाजिक विभाजन के रूप में हम इस काल में देखते हैं कि स्पष्ट तौर पे 2 वर्ग हमें नजर आता है, सरदार, क्षेत्रीय सरदार, धनी वर्ग। और इनको हम मकान के पद्धति के रूप में, मकान बनावट की पद्धति के रूप में देख सकते हैं, शवाधान, शव को दफनाने की पद्धति के रूप में देख सकते हैं, और धान्य कोठारों की स्थिति के रूप में देख सकते हैं। क्लियर यहाँ पे? अब आइए, ये हो गया आपके सामाजिक स्थिति, इनकी इस रूप में देख सकते हैं। अब आइए हम लोग इनके संस्कृति को देखते हैं। दूसरा होगा हेडिंग संस्कृति। अब इस संस्कृति में कई सारे पुट हमें नजर आते हैं। यहाँ पे पहली चीज नजर आती है कि मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। मृत्यु के बाद के जीवन की परिकल्पना ऐसे कर सकते हैं कि इस काल के लोगों ने एक ऐसी परिकल्पना विकसित कर ली थी जो यह दर्शाती थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, मरने के बाद भी कुछ होता है। और यह परिकल्पना हमें इन्हें देखने के लिए मिलती है, जो इसके प्रमाण देंगे हम इनके शवाधान की पद्धति के रूप में। शवाधान की पद्धति के रूप में क्या थी शवाधान की पद्धति? कि ये जब शव दफन करते थे तो शवों के साथ कुछ जरूरी चीजें भी दफना देते थे, कुछ वस्तुओं को दफना देते थे, जो यह दर्शाती है कि मरने के बाद, ये ऐसा भरोसा रहा होगा कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है जहां पे आत्माएं उनका उपयोग करेंगी। इस वजह से ये शव को दफनाने के साथ ही कुछ जरूरी काम की चीजें उनके साथ दफन कर देती थी। तो ये इनकी एक संस्कृति का पुट नजर आता है कि मरने के बाद भी इनका उस जीवन की परिकल्पना में विश्वास था, जिससे आज भी लोग हम मानते हैं कि मरने के बाद कयामत होगा, सब लोग जिंदा होंगे। हिंदू धर्म में भी माना जाता है कि जो है कि मरने के बाद भी स्वर्ग और नर्क जैसी जो कॉन्सेप्ट है। एक चीज हो गया, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 देखिए, दूसरी रही इनकी कृषि की गतिविधियां, जो कहते हैं कि ये जो कृषि गतिविधियां रही सिर्फ ये कृषि क्रांति के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए, बल्कि इसने सांस्कृतिक तत्वों को भी प्रभावित किया। जब अनाज ज्यादा पैदा हुए, अनाज पैदा होने लगे, तो लोग एक दूसरे को उपहार देने लगे, अनाजों का आदान प्रदान करने लगे, तो एक दूसरे से जुड़ने लगे, लोग उपहार देने लगे, आदान प्रदान करने लगे, सामूहिक दावत होने लगा, मिल बैठ करके खाने लगे। तो ये सारी चीजें बंधुत्व को, भाईचारे को बढ़ावा देती है। तो कृषि की गतिविधियों ने बंधुत्व को भी जन्म दिया, बंधुत्व को भी जन्म दिया, ध्यान रखिएगा, जन्म दिया। बंधु समझ रहे हैं, जिसे बोलते हैं भाईचारा, एक दूसरे से लगाव होने लगा। किस वजह से, किस कारण? कृषि गतिविधियों की वजह से। उत्पादन ने इस चीज को जन्म दिया।
जब उत्पादन हुआ तो लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को उपहार देना शुरू कर दिया, है ना, दावत देना शुरू कर दिया, सामूहिक दावत होने लगा, मिलने जुलने लगे एक दूसरे से, लोग सहायता करने लगे एक दूसरे की, सहायता करने लगे एक दूसरे की। तो इसने सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रभावित कर दिया। क्या कर दिया, एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जन्म दिया। और यह सांस्कृतिक दृष्टिकोण किस रूप में नजर आती है हमें, बंधुत्व के रूप में, बंधुत्व के रूप में। क्लियर है। पहली चीजें क्या होगी, मरने के बाद के जीवन की परिकल्पना सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए इनका तो शवाधान की पद्धति के रूप में नजर आती है। दूसरी चीज, जब कृषि गतिविधियां रही, इस कृषि गतिविधियां ने सिर्फ उत्पादन के रूप में या आर्थिक रूप से ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि इसने सांस्कृतिक रूप से भी समाज को प्रभावित किया और एक नए दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण को जन्म दिया। लोगों के साथ उपहार बांटना, सहायता करना, दावत करना, जिसने भाईचारे को जन्म दिया। एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, एक दूसरे से लगाव होने लगा, समाज में लगाव बढ़ा, भाईचारा बढ़ा, और इसी भाईचारा लगाव की वजह से आगे परिवार और बाकी चीजों का जन्म होता है, रिश्तेदारी और पटदारी। तीसरी चीजें नजर आई कि इनके अंदर हम देखते थे, जब ये खेती करते थे, कृषि करते थे, तो ये जितने अनाज होते थे, सभी अनाजों को ये उपयोग नहीं करते थे, सभी अनाजों का उपयोग नहीं करते थे, या सभी अनाजों को दे नहीं देते थे, बांट नहीं देते थे, बेच नहीं देते थे, बल्कि ये कुछ अनाज रख लेते थे, कुछ बीज ये रख लेते थे। क्यों रख लेते थे? क्योंकि इसी बीज का प्रयोग वो अगले साल करेंगे खेत को बोने के रूप में। और यहां सीधा सा मतलब हो गया कि जब हम कुछ अनाज या बीजों को रखते हैं ये सोच करके कि फिर इसी बीज का उपयोग करके हम नए या अगले साल में खेती करेंगे, तो ये जो रख रहे थे ना, ये इनके अंदर बचत को जन्म देती है, बचत की भावना को प्रोत्साहन करती है, बचत की भावना को प्रोत्साहन देती है, प्रोत्साहन देती है। यानी अनाजों को रखना इनके अंदर बचत की भावना को दर्शाती है, दिखाती है कि ये बचत करना भी जानते थे। तो इस कृषि ने बंधुत्व की भावना को जन्म दिया और इसी कृषि ने बचत की भावना को भी जन्म दिया, जो लोगों के अंदर एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के आधार पर व्याख्यायित या परिभाषित किया जाता है। तो बचत, बंधुत्व और मृत्यु के बाद की जीवन, तीन चीजें होंगी। एक दो चीजें और लिखिए, देखिए अब क्या हो गया कि उत्पादन जब हुआ तो उत्पादन में अनाज की वृद्धि हुई, और इस अनाज की वृद्धि ने लोगों को अंदर धर्म के भावना को भी जन्म दिया, धर्म की भावना को भी जन्म दिया, है ना। उत्पादन अधिक हो गया, अनाज पड़ा हुआ है, तो धार्मिक रूप से अब होगा कि इन अनाजों से हम दे करके हम मूर्ति बनवा लें। कोई कलाकार आया, ये लो हमें मूर्ति बना करके दे दो। तो इस उत्पादन ने लोगों को धर्म की तरफ भी ढकेला, धार्मिक रूप से भी लोगों के अंदर सशक्त किया, लोगों को सशक्त किया, अध्यात्म की ओर भी लोगों को ढकेला। अतिरिक्त उत्पादन की वजह से जब अवकाश मिला तो लोग अध्यात्म की तरफ बढ़े और उसी अतिरिक्त उत्पादन को लेकर के आगे मूर्तियां और बाकी चीजों का निर्माण भी शुरू हुआ। और इसका प्रमाण भी दिया जाता है कि हम देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे स्थलों से देवी और देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, शाण की भी मूर्तियां मिली हैं जो एक देवता के रूप में स्थापित है, मूर्तियां मिली हैं। तो सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो धर्म, बंधुत्व, भाईचारा, मृत्यु के बाद के जीवन, बचत, ये सारी चीजें कहीं न कहीं उत्पादन से जुड़ जाता है। और एक चीज और लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इसी काल में मानते हैं कि गुफा चित्रकला जो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था, इस काल में और आगे बढ़ता है। यही कहा जाता है कि शुरू हुआ था, इस काल में इसको और भी बल मिलता है, और बल मिलता है, और बल मिलता है गुफा चित्रकला को लेकर के। तो नौ पाषाण काल के लोगों की सामाजिक स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक विभाजन के क्या कारण रहे, और इनकी सांस्कृतिक स्थिति में हम 4-5 बिंदुओं को देख लेंगे। मृत्यु के बाद के जीवन, प्रमाण दिखा देंगे, शवाधान की पद्धति, बचत की प्रवृत्ति देखेंगे, बीजों को जब रखते थे कि अगले साल खेती के रूप में यूज करेंगे तो बचत की भावना को जन्म देता है। फिर इसके अलावा बंधुत्व की भावना, अधिक उत्पादन बंधुत्व की भावना को जन्म देता है, लोग दावत देते हैं, सहायता करते हैं, मिल बैठ करके, है ना, एक दूसरे से जुड़ते हैं, बंधुत्व। और यही उत्पादन इन्हें धर्म की तरफ लेकर के जाता है। अधिक उत्पादन इन्हें मूर्तियों निर्माण और बाकी चीजों की तरफ प्रेरित करता है, आध्यात्मिक तरफ प्रेरित करता है। घर में जो बूढ़े स्त्री रहे वो घर में लोगों को जो है कि इस धर्म की तरफ ढकेलते हैं। और गुफा चित्रकला यानी सांस्कृतिक रूप में इनकी जो चित्रकला रहा
मध्य पाषाण काल से शुरू हो गया था। कहा जाता है कि इस काल में उस चित्रकला को और भी बल मिला। 2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं इस काल को लेकर के। एक, हम लोगों को इनकी भौगोलिक वितरण को देखना है। पूरा मुख्य परीक्षा का एक पूरा प्रश्न है, प्रारंभिक परीक्षा में भी आता है, तो उस भौगोलिक वितरण को हम लोग देख लेंगे। और लास्ट एक जो लेक्चर होगा वो हम लोग देखेंगे कि क्या नवपाषाण काल को हम लोग नवपाषाण कालन क्रांति कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, तो वो भी हम लोग जल्दी ही लगातार मतलब आपको मिलता जाएगा। चारों लेक्चर एक साथ कंप्लीट हो जाएगा नवपाषाण काल, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।